हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उसका फर्स्ट मेथड हमने कवर अप कर लिया था, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो समझा दिए थे आपको। आज इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन पेंडिंग है इस मेथड का, वो कवर अप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ना है, वैल्यू एडेड मेथड हमने कवर किया था, उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ बातें जो आपको वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हुए ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर पेज आपके पास 1 मार्क के न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज जिसे आप कहते हैं वो कवर हो जाएंगे। वो करने हमें उसके लिए ध्यान से समझेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में हमने समझा था वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। जब कोई प्रोडक्शन यूनिट इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है और उसकी वैल्यू में कुछ एडिशन करती है। फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि एक फार्मर ने कॉटन ग्रो करी और उसने थ्रेड मैन्युफैक्चरर को सेल करी थी। थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने थ्रेड बना के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को सेल करी थी जो कपड़ा बनाते हैं। टेक्सटाइल वाले ने शर्ट मैन्युफैक्चरर को सेल करा था और शर्ट मैन्युफैक्चरर ने शर्ट बना के कस्टमर्स को बेची थी। अब आप ध्यान से समझेंगे, फार्मर के लिए इसकी कॉस्ट थी सपोज 0, इसने थ्रेड वाले को बेच दी 200, इसने टेक्सटाइल वाले को बेच दिया सपोज 500, इसने 900 और इसने 1400। तो हर एक फर्म ने अपने गुड्स की वैल्यू एडिशन करी। फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया 200 का, थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू एडिशन किया 300 का, टेक्सटाइल वाले ने वैल्यू एडिशन 400 और इसमें 500। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो वैल्यू एडिशन सबने किया है, जब मैं अपने देश की नेशनल इनकम निकालूंगा तो मुझे नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करनी है। क्यों इंक्लूड करनी है? क्योंकि अगर मैंने ये इंटरमीडिएट की वैल्यू भी इंक्लूड कर दी, मान लो मैं नेशनल इनकम निकाल रहा हूं 200 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 1400, मेरे देश की नेशनल इनकम अगर मैं ऐसे निकालूंगा इट विल बी रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि इस 500 में ये 200 जुड़े हुए, इस 900 में ये 500 जुड़े हुए, इस 1400 में ये 900 जुड़े हुए, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। तो हमारे को जब नेशनल इनकम निकालनी होती है वी यूज फाइनल गुड्स ओनली, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं। पहला प्रिकॉशन पढ़े, हेडिंग क्या लिखी है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स are not to be included in the national income since such goods are already included in the value of final goods. Is it okay? Yes, okay. Next point, sale and purchase of second hand goods is not to be included. क्यों नहीं इंक्लूड करनी सेकंड हैंड गुड्स की परचेज सेल? क्योंकि वो जिस साल बने होंगे वो उस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड हुए होंगे, क्योंकि वो उस साल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना। आज इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। देखो क्या लिखते हैं, एज दे आर इंक्लूडेड इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड एंड नॉट टू ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लेकिन देखो एक पॉइंट लिखा है, कह रहे अगर आपने इनको परचेज सेल करने पे, सेकंड हैंड गुड्स को परचेज सेल करने पे कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी है, वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि उससे सर्विसेज जनरेट हुई ना। हमने कोई सेकंड हैंड कार परचेज सेल करी, अब उससे प्रोडक्शन तो नहीं हुई हमारे देश में, कोई ना कार बनी ना कुछ, बट उस कार को बेचने में जो ब्रोकरेज कमाई है एक इंसान ने, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। समझ आ गई बात? तो न्यूमेरिकल करते हुए ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कह रहे कोई ऐसी सर्विस जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए जनरेट कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मदर कुकिंग फूड एट होम, जो हमारे लिए खुद के लिए वो काम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? मदर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड,
क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? अगर वही मॉम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? यस। तो इसलिए लिखा है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देखो क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ अ housewife, kitchen gardening, etc. are not included in the national income since it is difficult to measure their market value, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। ध्यान से समझना, अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए, वो इंक्लूड होंगे। क्यों इंक्लूड होंगे? क्योंकि वो गुड्स अगर आप खुद के लिए ना बनाते तो आप मार्केट से परचेज करते, या वो गुड्स अगर आप खुद परचेज ना करते उसे मार्केट में बेचते, यानी कि उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल है, तो इसीलिए वो इंक्लूड होंगे। समझ रहे बात को? सर्विसेज क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो काम अपने लिए करा जाता है ना, उसकी सर्विस की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं क्या लिखा है, will be included in the national income as they contribute to the current output. Their value is to be estimated or imputed as they are not sold in the market. तो उसकी imputed यानी estimated value आप include कर लेंगे। Next is imputed value of owner occupied house should be included. कह रहे ओनर ने कोई अपने लिए घर एक्वायर किया हुआ है, उसकी estimated value नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उस घर में ना रहते तो वो घर किराए पे चढ़ाते, वहां से रेंट अर्न करते, जो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होता। अभी आप वहां रह रहे हैं तो आप जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उस बेस पे निकाल के वो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन उसकी कौन सी वैल्यू? इंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउसेज do not pay any rent but they enjoy housing services similar to those people who stay in rented houses. Therefore, value of such housing services is estimated according to the market rent of similar accommodation and such an estimated known as imputed rent. और उसे imputed rent को हम include कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? लास्ट पॉइंट, चेंज इन स्टॉक क्या वैल्यू एडेड में ऐड किया जाता है अलग से? यस, अभी तो हमने पढ़ा फॉर्मूले में भी है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो 6 बातें आपको याद रखनी है, 6 प्रिकॉशंस हैं कि 3 चीजें ऐड नहीं होनी, 3 चीजें ऐड होनी है। क्या ऐड नहीं होना? सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तीसरा ओनर यूज्ड सर्विसेज, सेल्फ यूज सर्विसेज, गुड्स फॉर सेल्फ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, 3 खत्म हो गए जो इंक्लूड नहीं होने। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। नंबर 2, imputed value of owner occupied house will be included and change in stock will be included। समझ आ गई बात? क्या इंक्लूड नहीं होना और क्या इंक्लूड होना? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अभी बताया आपको, ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि अगर हम अपनी नेशनल इनकम निकाले और सारी वैल्यूज को ऐड कर दे, इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक बार मैं आपको इसको यहां से रीड करवा रहा हूं, साथ में समझा रहा हूं, जहां से रीड करेंगे वही मार्क करेंगे, इतना ही आंसर लिखना है। आशा मॉडल में अभी भी ये पेपर में आया था क्वेश्चन 4 नंबर में, तो हमें ध्यान रखना है कैसे लिखना होता है आंसर को। फर्स्ट पैराग्राफ 3rd लाइन वहां से पढ़ेंगे, इटैलिक्स में लिखा है, डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जब वो वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास होता है तो कई बार उसकी वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो जाती है, दैट इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ आ गई बात? इसके बाद सीधा हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। Let us understand this through the famous example of farmer, miller and baker. Farmer, suppose farmer produces 50 kg of wheat and sells it for rupees 500 to miller. Farmer ने wheat grow किया और उसे miller को बेच दिया 500 rupees में as a final product. For miller, wheat is an intermediate good और miller के लिए wheat क्या है? एक intermediate good है। Miller converts the wheat into
फ्लोर एंड सेल्स इट फॉर ₹700 टू बेकर। उसने व्हीट को किस में कन्वर्ट किया? फ्लोर में, और बेच दिया बेकर को। बेकर ने क्या करा? फॉर बेकर फ्लोर इज इंटरमीडिएट गुड्स। बेकर मैन्युफैक्चर्स द ब्रेड फ्रॉम द फ्लोर एंड सेल्स द एंटायर ब्रेड टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर ₹7, सो फॉर ₹1000। तो इन्होंने एग्जाम्पल बदला, बात तो यही चल रही है, फार्मर, मिलर और बेकर। समझ आ गई बात? अब नीचे टेबल दी हुई है बेटा, टेबल कैसे रीड करनी है इधर देखेंगे आप एक बार। पहले हम फार्मर के लिए सारी डिटेल पढ़ लेंगे, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए, ठीक है। फार्मर ने आउटपुट कितना ग्रो किया? पहली बात, आउटपुट क्या उसका? व्हीट कितने का है? 500। वैल्यू ऑफ इनपुट उसके लिए 0 है, तो वैल्यू एडेड उसने कितना किया? 500। फॉर मिलर, फ्लोर जो है वो आउटपुट है, 700 का बेचा, 500 का खरीदा था, तो वैल्यू एडेड 200। फॉर बेकर, ब्रेड इज सोल्ड फॉर 1000, इनपुट इज 700, तो वैल्यू एडेड इज 300। नीचे बढ़ते हैं, आपने एग्जाम्पल लिखा, इसके बाद ये लाइन आएगी। इन द गिवन एग्जाम्पल, व्हीट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर फार्मर, फ्लोर इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर मिलर एंड ब्रेड फॉर बेकर। हर इंसान के लिए अपना प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, हर इंसान के लिए अपना प्रोडक्ट तो फाइनल, और अगले के लिए वो इंटरमीडिएट होता है। एज अ जनरल प्रैक्टिस, देखो यही लिखा, एज अ जनरल प्रैक्टिस एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट हिज प्रोडक्ट एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और हमने प्रिकॉशंस में क्या पढ़ा कि फाइनल प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड में ले लेना चाहिए, और हर इंसान अपने प्रोडक्ट को क्या मानता है? फाइनल। देयरफॉर इट मींस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 500 प्लस 700 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 2200। तो हमने नेशनल इनकम कितनी निकाल दी? 22। हाउएवर अ केयरफुल एग्जामिनेशन, जब हमने केयरफुली एग्जामिन किया, ध्यान से देखा, रिवील्स दैट ईच ट्रांजैक्शन कंटेन्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नीचे क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ व्हीट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फ्लोर, वैल्यू ऑफ फ्लोर इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। एज अ रिजल्ट, value of wheat and flour are counted more than once. This caused the problem of double counting. इससे हमारी कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हुई? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यही तक मार्क करेंगे आप। एग्जाम्पल समझ आया आपको कैसे प्रेजेंट करना है? आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, पूरा डिटेल में नहीं भी लिखा जा रहा तो वो 3 फार्मर, मिलर और बेकर वाला पॉइंट आ जाएगा कि उसने इतने का बनाया, इतने का बेचा। फिर आप क्या कहते हैं? हर इंसान, जो बॉक्स के नीचे है, बॉक्स के नीचे लिखा है, बॉक्स नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। आप वो 3 बातें लिखेंगे, फार्मर ने क्या ग्रो किया, मिलर ने क्या ग्रो किया और बेकर ने। और फिर नीचे क्या लिख सकते हैं? एज अ जनरल प्रैक्टिस एवरीवन ट्रीट हिज प्रोडक्ट एज अ फाइनल प्रोडक्ट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, वो सबको ऐड कर दिया। हाउएवर ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन वी सी दैट द वैल्यूज ऑफ फ्लोर एंड wheat are counted more than once. This gives the problem of double counting. Now, how to avoid the double counting? ये double counting से हम कैसे बच सकते हैं? 2 तरीके हैं। सबसे पहला फाइनल आउटपुट मेथड, आपको बताया कि आप क्या ले, सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू ले ले और बात खत्म हो जाएगी। फाइनल आउटपुट कितने का है? हमारे एग्जाम्पल में 1400 और बुक के एग्जाम्पल में 1000। कह रहे अगर आप सिर्फ फाइनल आउटपुट मेथड यूज करें तो डबल काउंटिंग हो ही नहीं सकती। देखो क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स should be added to determine the national income. In the given example, value of bread of 1000 sold to the final consumer should be taken as national income. Clear? Next, second point, value added method. दूसरा मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से समझेंगे, वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि जो भी वैल्यू में एडिशन हुआ सिर्फ वो इंक्लूड करे नेशनल इनकम में। अब देखो वैल्यू में एडिशन, अगर मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, फाइनल आउटपुट मेथड तो कहता है क्या ले लो, सिर्फ और सिर्फ सर फाइनल। ये हो गया नेशनल इनकम एज पर फाइनल आउटपुट मेथड। अगर हम बात करें नेशनल इनकम एज पर वैल्यू एडेड मेथड, वो कह रहा है हर एक का वैल्यू एडेड ले लो। कितना वैल्यू एडेड है? 200। कितना एडेड है? तो अगर हम सबका वैल्यू एडेड लेंगे ना तब भी वो सेम आएगा।
तो अगर हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करें या फाइनल आउटपुट मेथड यूज करें तो उससे डबल काउंटिंग नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। Full stop. In the given example, value added by farmer rupees 500, miller 200, baker 300, that is total of rupees 1000 should be included in the national income. समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? बेटा आज इसमें हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कवर हुआ। जो नेक्स्ट मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी क्लास को एंड करने से पहले एक बच्चे का मेरे पास यूट्यूब पे डाउट आया। आई डोंट नो द स्टूडेंट। वो कह रहे सर आपने जो वेजेस और सैलरी का टॉपिक पढ़ाया हमें, जैसे हमने वो पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेबर को हम वेजेस देते हैं। वो कह रहे हैं सर वेजेस और सैलरी के बीच में डिफरेंशिएट कर दे। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं वो तो समझ सकते हैं, बट जो बच्चे दूसरी स्ट्रीम से हैं और उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी पता होना चाहिए वैसे कि इको की सेंस में वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम अकाउंटिंग के बारे में सोचे तो वेजेस और सैलरीज में बहुत फर्क है, और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचे देन आल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। वेजेस जो हैं दीज आर पेड टू अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर, जिसे आप देखते हैं डेली वेजेस मिलती है, जिसे आप दिहाड़ी का मजदूर भी बोलते हैं। और जो एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है और वो किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हैं, दे गेट द सैलरी। तो बेसिक डिफरेंस यही है वेजेस और सैलरी के बीच में। अगर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को पेमेंट हो रही है डेली बेस पे, दैट इज वेजेस, और अगर किसी स्किल्ड वर्कर को मंथली बेस पे पेमेंट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सैलरी। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। इको में अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएं तो वहां पे इसका डिफरेंस बता रखा है कि जो परमानेंट लोग होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज, उनको सैलरी मिलती है, और जो परमानेंट नहीं होते उन्हें वेजेस मिलती है। फिर उनको बताया कि जो परमानेंट वर्कर है उनको वेजेस के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिलती। उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है जिनकी परमानेंट सैलरी होती है कि आप उन्हें बिना नोटिस के नहीं निकालेंगे, और डेली वेजर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी अगर कोई डाउट होगा बेटा आप मुझे मैसेज करना, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।